Okay, good afternoon students. गुड आफ्टरनून गाइज, और चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा कमेंट की तरफ आपके ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि इस चक्कर में हमारा सिलेबस टाइम पर नहीं होने वाला है, इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। और देखिए मैंने आपको पिछली वाली क्लास में यूपीएससी और स्टेट पीएससी में बता दिया था कि योग्य मतलब आई गेस मैंने क्वालिफिकेशन नहीं बताई थी, अपॉइंटमेंट एंड नंबर ऑफ मेंबर्स बता दिए थे, कहाँ पर कितने होते हैं। ठीक है, तो उसी में हम आगे बढ़ते हैं। वही एक तरफ यूपीएससी, दूसरी तरफ स्टेट पीएससी। अब हमने पिछली वाली क्लास में देख लिया था कि यूपीएससी में कितने मेंबर्स होते हैं, इन मेंबर्स की स्ट्रेंथ कौन डिटरमाइन करता है, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। ठीक है, वॉइस आ रही है ना? ठीक है, ओके। तो देखो अब बात करते हैं यूपीएससी और स्टेट पीएससी की क्वालिफिकेशंस की। बच्चे बफरिंग कह रहे हैं, कुछ देखना सही है ना? ओके ओके, सुनो अब हम ये देखेंगे कि यूपीएससी का चेयरमैन या मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यूपीएससी के बारे में ये कहा जाता है कि मान के चलो बच्चों यूपीएससी में 10 मेंबर हैं, हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो अगर यूपीएससी में 10 मेंबर हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्वालिफिकेशन केवल 5 के बारे में कहेगा, यानी कि यूपीएससी में जितने भी मेंबर क्यों ना हो उसमें से केवल आधे की क्वालिफिकेशन होती है, यानी कि बाकी के आधे की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है। तो संविधान क्या कहता है कि यूपीएससी के आधे सदस्य, है ना, क्वालिफिकेशन ये है कि यूपीएससी के आधे सदस्य ऐसे हों जिन्हें 10 वर्षों का अनुभव हो, चाहे वो केंद्र सरकार के अंदर हो या राज्य सरकार के अंदर। तो 10 ईयर का एक्सपीरियंस मांगते हैं केंद्र सरकार के अंदर या तो राज्य सरकार के अंदर। अब यहां पर बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है और वो पूछते हैं सर कौन सा एक्सपीरियंस, कौन सा अनुभव, है ना? तो याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं पर नहीं लिखा कि कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतना कहता है कि यूपीएससी के आधे मेंबर ऐसे हों जिन्हें 10 वर्षों का अनुभव हो केंद्र सरकार के अंदर या राज्य सरकार के अंदर। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने यह कहीं पर नहीं कहा कि वो कौन से पद पर होना चाहिए और उसे किस प्रकार का अनुभव होना चाहिए। बात उसने बस इतनी की है अनुभव की। अब अनुभव कौन सा वो सरकार तय करे। और क्वालिफिकेशन केवल आधे मेंबर्स की है, बाकी के आधे मेंबर्स की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। यही है यूपीएससी के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन। अब हम बात करें स्टेट पीएससी की, तो बच्चों स्टेट पीएससी की भी क्वालिफिकेशन सेम चलेगी। मतलब जो यूपीएससी के मेंबर की क्वालिफिकेशन होती है वही क्वालिफिकेशन स्टेट पीएससी के मेंबर्स के लिए भी है। क्वालिफिकेशन के मामले में दोनों वर्ड टू वर्ड सेम है, इसलिए मैं यहां पर कुछ भी नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्लियर है, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है। और याद रखिए चाहे वो स्टेट पीएससी के लिए क्यों ना हो तब भी 10 साल का अनुभव मांगेंगे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंदर। दोनों ही जगह 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, केंद्र सरकार के अंदर या राज्य सरकार के अंदर। तो दोनों जगह सेम चीज आने वाली है। तो ये तो हो गया बच्चों क्वालिफिकेशन को लेकर कि दोनों की क्वालिफिकेशन क्या होती है। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब क्वालिफिकेशन के बाद अगला पॉइंट देखते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा अब तक। तो यार काफी बच्चे बफरिंग कह रहे हैं, क्या हो रहा है? उनके साइड से दिक्कत है बच्चों, आपके साइड से दिक्कत है, ठीक है ना? क्योंकि हम भी यहाँ पर इंटरनेट चेक कर रहे हैं और हमारे साइड से सब सही चल रहा है।
बार बार वीडियो स्टॉप हो रहा है, कुछ अपन देखो एक बार, कुछ हो सके अपनी साइड। अपना सब नॉर्मल है, यहाँ से सब है ना बच्चों? हमारे यहाँ से कोई इशू वाली बात नहीं है, आपके एंड से हो रहा होगा, लेकिन हमारे यहाँ से कोई इशू नहीं है, ठीक है? मैंने यहाँ से दिखवा लिया। हम यहाँ से चेक कर रहे हैं, सब सही है, ठीक है? हाँ, रिफ्रेश कर लेना बच्चों आप लोग एक बार। ये है 10 इयर्स, ये LO नहीं लिखा हुआ है, ये 10 साल लिखा हुआ है। 10 इयर्स, 10 साल, ठीक है? ओके, तो क्वालिफिकेशन हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इनका पद की शर्तें। अब हमें देखना है इनके पद की शर्तें कौन निर्धारित करता है। पद की शर्तें, इंग्लिश में कंडीशंस ऑफ सर्विस, कंडीशंस ऑफ सर्विस, सेम यहां पर आएगा। पद की शर्तें, कंडीशंस ऑफ सर्विस। अब सुनो, यूपीएससी में एक चेयरमैन होता है, यानी कि अध्यक्ष, और बाकी के होते हैं सदस्य। तो इन सब की सेवा की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा। तो पॉइंट बहुत ही सिंपल है, चेयरमैन और मेंबर की पद की शर्तें कौन डिसाइड करता है? आंसर है इंडिया का प्रेसिडेंट। अब हम बात करते हैं यहां पर, तो जैसे वहां पर भी चेयरमैन होता है, यहां पर भी सेम केस है। यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों में चेयरमैन होते हैं और दोनों में सदस्य होते हैं, ठीक है? तो इनके सदस्यों की और अध्यक्ष की कौन निर्धारण करेगा? तो निर्धारण यहां पर कौन करता है? डिटरमाइन करता है गवर्नर, राज्यपाल। गवर्नर, राज्यपाल। तो इस चीज को याद रखिए, ये बहुत ही सिंपल है। सर 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फील्ड से क्या? सौरभ सिंह, मैं उतनी देर पहले यही कह रहा था कि एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड से हो सकता है। मेरी बात कृपया करके थोड़ा सा फोकस करके सुना करो बच्चे, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका था, ठीक है? चलिए, समझ में आ गया। इनकी पद की शर्तें गवर्नर डिसाइड करेगा, इनके पद की शर्तें इंडिया का प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, ठीक है? तो ये तो हो गया पद की शर्तों को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहा हूं, इसे चेंज करने वाला हूं। चलिए मैं नेक्स्ट पर जाता हूं, ठीक है? अब बात करते हैं कार्यकाल की, यानी कि टेन्योर की। तो देखो, कार्यकाल की ये बात है कि चाहे वो चेयरमैन हो या मेंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता। चेयरमैन और मेंबर दोनों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल या 65 साल की उम्र तक, जो निकट हो, ठीक है? विच एवर इज अर्लियर। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। 6 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक, वही जो तुमने कैग और इलेक्शन कमीशन में लिखा था, वही कार्यकाल यहां पर आ जाएगा। अब बात करते हैं स्टेट पीएससी की। तो स्टेट पीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? आंसर है 6 साल या
62 साल की उम्र तक जो निकट हो। तो देखो, यूपीएससी वालों के लिए रिटायरमेंट की उम्र 65 है, जबकि स्टेट पीएससी वालों के लिए रिटायरमेंट की उम्र 62 है। ठीक है, अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, अब देखो यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, पहले स्टेट पीएससी का सदस्य 60 साल की उम्र पे रिटायर होता था, यहां तो 65 ही है, इनके लिए आपको बता रहा हूं, पहले स्टेट पीएससी का सदस्य 60 की उम्र पे रिटायर करता था, लेकिन बाद में जाकर इसकी रिटायरमेंट की उम्र कितनी बढ़ गई, 62 हो गई। तो यहां पर आपको यह चीज याद रखनी है कि स्टेट पीएससी के जो मेंबर्स हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र जो बढ़ाई गई है वो किसने बढ़ाई, तो आंसर है 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इंग्लिश में 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू, इस संशोधन के द्वारा स्टेट पीएससी के रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 कर दी है। ठीक है, तो ये वाला हो गया। ये इस वाले चीज को याद रखना, रिटायरमेंट की उम्र कैसे बढ़ी, रिटायरमेंट की उम्र 41 अमेंडमेंट एक्ट ने बढ़ाई थी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया इनका रिटायरमेंट की उम्र मतलब कार्यकाल को लेकर। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, और अगला पॉइंट आएगा इनका त्यागपत्र। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, अब आता है त्यागपत्र। तो सुनो, अब चाहे वो यूपीएससी का चेयरमैन हो या वो यूपीएससी का कोई सदस्य हो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। जबकि स्टेट पीएससी के केस में जो चेयरमैन है यानी कि अध्यक्ष और जो सदस्य हैं ये अपना त्यागपत्र, ये सब अपना रेजिग्नेशन गवर्नर को देंगे। तो रेजिग्नेशन में तो कुछ टफ नहीं था। अब देखते हैं इनके रिमूवल को लेकर कि आखिर इनको रिमूव कैसे किया जाता है। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे रिमूव कैसे किया जाता है। तो यहां पर अब मैं कोई पेज डिवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि जब बात आती है रिमूवल की, देखो जब बात आती है इनको हटाने की, तो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के मेंबर्स को हटाने का तरीका सेम होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अभी तक सब मैंने टेबल बना के करवाया आप लोगों को, है ना, लेकिन अब मैंने टेबल नहीं बनाया क्योंकि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के मेंबर्स को या चेयरमैन को फर्क नहीं पड़ता, इन सबको हटाने का तरीका सेम होता है। ठीक है, यानी कि बेशक स्टेट पीएससी के मेंबर को गवर्नर अपॉइंट करता है, लेकिन जब बात उसको हटाने की आएगी तो चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो, और चाहे वो मेंबर हो या चेयरमैन हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सबको कौन हटाएगा, भारत का राष्ट्रपति हटाएगा, इंडिया का प्रेसिडेंट हटाएगा। तो दोनों को रिमूव करने वाला इंडिया का प्रेसिडेंट है। तो चेयरमैन हो या मेंबर हो, सबको रिमूव करने का तरीका सेम ही होता है। तो अब हम एक बार ये देखते हैं कि हटाने के लिए क्या क्या होता है। तो सुनो ध्यान से, इंडिया का प्रेसिडेंट इन्हें हटाएगा। तो क्या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से हटाता है, या फिर तो इन पर पहले कोई आरोप लगेगा उसके बाद राष्ट्रपति ने हटाएगा। तो याद रखिए, राष्ट्रपति इन्हें तभी हटा सकता है जब इन पर कोई आरोप लगा हो या कोई आधार हो। तो सुनो, राष्ट्रपति यूपीएससी और स्टेट पीएससी वाले को हटा सकता है, किस ग्राउंड पर, कौन से आधार पर। तो याद रखना, अब हम देखेंगे हटाने के आधार, हटाने के आधार, ग्राउंड्स फॉर रिमूवल।
तो देखो इनको हटाने के आधार कौन कौन से होते हैं। तो पहला है यदि ये दिवालिया हो जाए। सबसे पहला ग्राउंड है यदि ये दिवालिया घोषित हो जाए, मतलब डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। तो सबसे पहला रीजन यूपीएससी या स्टेट पीएससी के मेंबर्स को हटाने का वो कौन सा है? दिवालिया घोषित हो जाना, डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। वैसे इसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है डिस्चार्ज, मतलब अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। खैर उसका मतलब ही यही होता है, बैंकरप्ट होना, दिवालिया होना। अब यहां पर बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर ये बैंकरप्ट क्या होता है ना, मतलब ये दिवालिया क्या होता है। मान के चलो आप पर कोई कर्जा है और आप उस कर्जे को चुका नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब आप बैंकरप्ट हो गए हो। जब कोई व्यक्ति या कोई कंपनी असमर्थ हो, अनेबल हो अपना कर्जा चुकाने के लिए, तो उसे कहा जाएगा बैंकरप्ट, दिवालिया। तो अगर कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो गया है तो ये एक रीजन होता है प्रेसिडेंट के लिए उसे हटाने का। ठीक है। दूसरा रीजन होता है ये मतलब वैसे सब तुम्हारे पीडीएफ में लिखा है, मैं वैसे ही बोल देता हूं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, लिखने में टाइम जाएगा। जो दूसरा रीजन है इनको हटाने का वो ये होता है, मान लो आप यूपीएससी के पद पर बने हुए हो, आप यूपीएससी के मेंबर के रूप में बने हुए हैं, लेकिन मालूम पड़ता है कि यूपीएससी के अलावा आप किसी और जगह से भी पैसे कमा रहे हैं। मतलब आप यूपीएससी में तो नौकरी कर ही रहे हैं, उसके अलावा आप किसी और जगह से भी एम्प्लॉयमेंट, रोजगार कमा रहे हैं। तो यह भी एक रीजन होता है यूपीएससी या स्टेट पीएससी के मेंबर्स को हटाने का। ठीक है। तीसरा रीजन कौन सा है? तीसरा रीजन है कि यदि वो राष्ट्रपति के अनुसार दिमागी रूप से या शारीरिक रूप से असक्षम है अपना पद संभालने के लिए। मतलब राष्ट्रपति को लगता है कि इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति सही नहीं है या शारीरिक स्थिति इतनी सही नहीं है कि यह अपने पद को संभाल ले, तो मेंटली या फिजिकली वो व्यक्ति इनकेपेबल है अपना काम संभालने के लिए, और ऐसा प्रेसिडेंट को लग रहा है, तो प्रेसिडेंट उसे रिमूव कर सकता है। हाँ, तो ये समझ में आ गया कि इनको हटाने के 3 ग्राउंड्स होते हैं। पहला बैंकरप्ट होना, दूसरा अपनी नौकरी के अलावा किसी और जगह से भी आप रोजगार का कर रहे हैं, तीसरा मानसिक या शारीरिक रूप से आप असक्षम हैं। ठीक है। तो ये तो मैं 3 पॉइंट समझ में आ गए बच्चों। क्या 3 पॉइंट थे ये? फिर अब याद रखिए इन 3 पॉइंट के अलावा एक और पॉइंट है, और वो थोड़ा सा डिफरेंट है इन सबसे। क्यों? अगर किसी मेंबर पर ये 3 आरोप लगते हैं, इनमें से कोई एक लगता है, तो प्रेसिडेंट उसे हटा सकता है। लेकिन एक ऐसा आरोप भी है जिस केस में प्रेसिडेंट उसे अपने आप नहीं हटा सकता, उसे मामला सुप्रीम कोर्ट के पास भेजना पड़ेगा। अब वो देखते कौन सा है। तो देखो, एक आरोप होता है और आरोप का नाम है मिसबिहेवियर, हिंदी में कदाचार। तो देखो, अभी इससे पहले मैंने आपको 3 आधार बताए इनको हटाने के। ये भी एक आधार होता है, ये भी एक ग्राउंड है इनको हटाने का। बस डिफरेंस ये है, पहले के जो 3 आधार थे उनकी उस केस में मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेजना था। तो मतलब मान लो अगर राष्ट्रपति की नजरों में वो मानसिक रूप से असक्षम है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास मामला भेजने की जरूरत नहीं है कंफर्म करने के लिए कि हटा सकते कि नहीं हटा सकते हैं। लेकिन जब कभी भी किसी यूपीएससी या स्टेट पीएससी के मेंबर पर मिसबिहेवियर नाम का आरोप लगता है, तो मिसबिहेवियर आरोप लगने पर प्रेसिडेंट उसे अपने आप नहीं हटा सकता, यहां पर केस सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाएगा। तो मिसबिहेवियर के केस में, मतलब अगर किसी मेंबर पर मिसबिहेवियर कदाचार का आरोप लगाए, तो यह केस सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है,
और अब सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेट करेगा। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने जांच के बाद यह कह दिया कि भाई व्यक्ति निर्दोष है, तो प्रेसिडेंट उसे नहीं हटाएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने जांच के बाद यह कह दिया कि जो आरोप लगा था वो एकदम सही है, तो फिर प्रेसिडेंट को हटाना पड़ेगा। पॉइंट यह है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देगा वो इंडिया के प्रेसिडेंट को माननी पड़ती है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंबर पर मिसबिहेवियर का लगाया गया आरोप सही है, तो फिर इंडिया के प्रेसिडेंट को उसे हटाना पड़ेगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सलाह मान्य होती है, बाध्य होती है, बाइंडिंग होती है। अब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ये भी आपको बताएगा कि मिसबिहेवियर का मतलब क्या होता है, कदाचार का अर्थ क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इस केस में मिसबिहेवियर का मतलब होता है, मान के चलो केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई करार किया है, आप एज अ यूपीएससी के मेंबर या स्टेट पीएससी के मेंबर के रूप में उस किए गए कॉन्ट्रैक्ट समझौते में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो अगर सरकार के द्वारा किया गया किसी कॉन्ट्रैक्ट में आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो इसे मिसबिहेवियर, कदाचार माना जाएगा। या फिर तो सरकार के किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको किसी तरह का मुनाफा मिल रहा है ना, तो वो भी एक रीजन होगा मिसबिहेवियर के लिए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि मिसबिहेवियर का मतलब क्या होता है। मिसबिहेवियर के मतलब होता है या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए गए किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, या तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से आपको मुनाफा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसे हम कहेंगे मिसबिहेवियर। ठीक है, दोनों के लिए सेम है, चाहे वो यूपीएससी हो स्टेट पीएससी हो, दोनों के लिए सेम होता है। अच्छा, एक चीज याद रखना, मान के चलो किसी मेंबर पर, मान के चलते हैं यूपीएससी के किसी मेंबर पर मिसबिहेवियर का आरोप लगा, तो सुप्रीम कोर्ट में जांच चलेगी। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है तब तक के लिए प्रेसिडेंट चाहे तो उस यूपीएससी के मेंबर को सस्पेंड कर सकता है। तो याद रखना, जब तक जांच चल रही है तब तक यूपीएससी के उस मेंबर को भारत का राष्ट्रपति सस्पेंड कर सकता है, निलंबित कर सकता है। ठीक है, और अगर किसी स्टेट पीएससी के मेंबर पर कदाचार का आरोप लगा है तो और सुप्रीम कोर्ट में जांच चल रही है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट में जांच चल रही है तब तक स्टेट पीएससी के उस मेंबर को गवर्नर के द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है। देखो, मैंने यहां पर सस्पेंड लिखा है, मैंने रिमूवल नहीं लिखा, हटाना नहीं लिखा। हटाएगा तो दोनों को प्रेसिडेंट ही, लेकिन बात हो रही है निलंबन की, सस्पेंड की। तो अगर किसी यूपीएससी के मेंबर पर आरोप लगा है कदाचार का, तो जांच के दौरान प्रेसिडेंट उस मेंबर को सस्पेंड कर सकता है और गवर्नर उस स्टेट पीएससी के मेंबर को सस्पेंड कर सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आरोप सही है, तो फिर दोनों ही केसेस में हटाएगा इंडिया का प्रेसिडेंट ही, लेकिन सस्पेंड करने की पावर यहां पर गवर्नर के पास होती है। ठीक है, बेटा मैं ऑलरेडी मिसबिहेवियर 2-3 बार समझा चुका हूं, अब इसमें क्या है सर, प्लीज रिपीट कर दो। तुम लोग फोकस से क्यों नहीं सुनते? लीव इट। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। एक बार पहले आप लोग रिप्लाई करो कि देखो क्या होता है ना, मिसबिहेवियर। अब तुम्हें समझ में आया? हो सकता है आप में से कई लोगों ने पढ़ा ना हो सकता है आप में से कई लोगों ने सिर्फ यही आरोप पढ़े हो। चांसेस कई ज्यादा हैं कि आपने सिर्फ यही 3 आरोप पढ़े होंगे, लेकिन एक जो चौथा आरोप था वो मैंने जस्ट अभी आपको बताया है। सर मिसबिहेवियर का एग्जाम्पल लेके समझा दीजिए प्लीज। अरे कोई एग्जाम्पल है ही नहीं तो कहां से बना लूं? लेकिन मैंने तुम्हें इसमें एग्जाम्पल क्यों चाहिए? मान के चलो गवर्नमेंट ने किसी मतलब फ्रेंच की गवर्नमेंट से रफेल डील की, आप ऐसा यूपीएससी के मेंबर के रूप में आपको उस रफेल कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट है या आपको कहीं से वहां से बेनिफिट मिल रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ भी हो सकता है ना। तुम अपने मन से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना लो। मान लो केंद्र सरकार ने
किसी प्राइवेट कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, मोबाइल कंपनी से, और आपको उस कॉन्ट्रैक्ट से फायदा मिल रहा है, तो ये मिसबिहेवियर माना जाएगा। अरे नहीं निशा भैया, मिसबिहेवियर पॉलिटिक्स से रिलेटेड है बेटा। अभी तो मैंने तुम्हें इसकी डेफिनेशन बताई, अब तुम्हें क्यों लग रहा है कि ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है? ओके अरे यार मोनू, सस्पेंड क्या होता है? सस्पेंड का मतलब होता है जब तक जांच चल रही है तब तक आप अपने पद पर नहीं रहेंगे, तब तक आप घर पर रेस्ट करिए, ठीक है? जब तक जांच चल रही है तब तक आप कोई कार्य नहीं संभालेंगे अपने पद का, यह बात होती है। ये हो गया। चलिए, तो ये होता है इनके रिमूवल का। तो 3 आरोप ये हो गए, ये नॉर्मल आरोप है, इसमें तो प्रेसिडेंट हटा देगा, मिसबिहेवियर का केस अलग लग जाता है। तो ये हो गया बच्चों रिमूवल को लेकर। और अब बाकी की और चीजें देख लो। जैसे अब मैं बात करूं, चलो अब पहले मैं तुम्हें ये बताता हूं क्योंकि ये चीज टाइम ले जाएगी हमारा। देखो अब मैं आपके सामने एक चीज बता रहा हूं। मनीष कुमार, कोर्ट मार्शल क्या होता है? देखो यार, कोर्ट मार्शल मतलब ये मिलिट्री को, देखो डिफेंस के ऑफिसर्स के लिए, जो मतलब डिफेंस के जो पर्सनल होते हैं जो उसमें काम करते हैं, उनके लिए एक अलग कोर्ट होता है, मिलिट्री कोर्ट, सैन्य न्यायालय। तो उसके द्वारा आप किसी डिसीजन को कोर्ट मार्शल कह देते हैं। उसे रिमूव कर दिया सर्विस से, उसका कोर्ट मार्शल हो गया, ये हो जाता है। नहीं, सौरभ कुमार सिंह, जो आप कह रहे हो कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के जज में मिसबिहेवियर पढ़ा, वो मिसबिहेवियर अलग है, ये यूपीएससी वाला मिसबिहेवियर अलग है। जो मैंने आपको मिसबिहेवियर की परिभाषा बताई वो सिर्फ यूपीएससी के कंटेक्स्ट संदर्भ में थी। सुप्रीम कोर्ट के जज पर जब मिसबिहेवियर का आरोप लगता है तो वहां पर मिसबिहेवियर का ये मतलब नहीं होता है जो भी मैंने तुम्हें यहां पर बताया है, ठीक है? कंफ्यूज मत होना। तो अब सुनो, अब मैं आपके सामने एक ऐसी चीज बना रहा हूं जो आपकी पीडीएफ में तो है लेकिन वो शब्दों में लिखी गई है, यहां पर मैं बनाऊंगा फिगर के रूप में। तो मैं चाहता हूं कि तुम सब इस फिगर को ड्रॉ करो और मैं उम्मीद करूंगा तुम सब इसे मेरे साथ नोट करो। मैं धीरे धीरे समझाता हूं, तो आई होप आप सब रेडी हो जाएं लिखने के लिए। जैसे मैं कर रहा हूं तुम भी देखते जाओ, लिखते जाना। एक तरफ यूपीएससी, वो मत बनाना, पेज मत डिवाइड करना। एक तरफ स्टेट पीएससी। अब सुनो, यूपीएससी में एक होता है चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष, और बाकी के होते हैं सदस्य। ऐसे ही स्टेट पीएससी में भी हाँ, तो स्टेट पीएससी में भी एक चेयरमैन होता है और बाकी के सदस्य होते हैं। अब देखो मैं क्या बताने जा रहा हूं। अब देखो मैं एक एक करके सारे पॉइंट समझाऊंगा। चलो, सबसे पहला पॉइंट, इतना तुम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले यूपीएससी के चेयरमैन के बारे में बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक बार यूपीएससी का चेयरमैन बन गया तो वो दोबारा कभी यूपीएससी का चेयरमैन नहीं बन सकता और ना ही वो किसी और सरकारी नौकरी में जा सकता है। इसके लिए टोटल बैन। अगर मैं एक बार यूपीएससी का चेयरमैन बन गया तो मैं दोबारा कभी यूपीएससी का चेयरमैन नहीं बन सकता और ना ही मैं सरकार की किसी नौकरी में काम कर सकता हूं। यह यूपीएससी के चेयरमैन के बारे में कहा जाता है। लेकिन यहां पर आपको एक छोटा सा केस बता देता हूं। एक केस है, केस का नाम है AR किदवई केस। AR किदवई केस। अब ये क्या केस था? ये 1979 का केस है। अब अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप एक बार यूपीएससी के चेयरमैन बन जाए तो आप दोबारा कभी यूपीएससी के चेयरमैन नहीं बन सकते और ना ही आप
केंद्र सरकार की किसी नौकरी में काम करेंगे, ना ही राज्य सरकार की किसी नौकरी में काम करेंगे, है ना। तो पॉइंट ये था, इस केस में क्या हुआ, AR किदवई पहले यूपीएससी के चेयरमैन रह चुके थे। मतलब AR किदवई कौन थे, यूपीएससी के चेयरमैन थे, और इनका चेयरमैन का टाइम खत्म हो गया था। ठीक है, हुआ क्या, सरकार ने AR किदवई को आगे जाकर गवर्नर बना दिया बिहार का। तो AR किदवई को बिहार का गवर्नर बना दिया था यूपीएससी के चेयरमैन के बाद। ठीक है, एक मिनट बच्चों। कहीं नहीं, हाँ हाँ ओके, हाँ सुनो क्या बोल रहा था मैं। तो ये था कि एक्चुअल में AR किदवई पहले यूपीएससी के चेयरमैन रह चुके थे। ठीक है, तो यूपीएससी का चेयरमैन बनने के बाद इनको सरकार ने बिहार का गवर्नर बना दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट में यह पूछा गया कि AR किदवई को बिहार का गवर्नर बना दिया, जबकि संविधान में लिखा हुआ है कि अगर आप एक बार यूपीएससी के चेयरमैन बन गए तो आप दोबारा कभी केंद्र सरकार की किसी भी नौकरी में काम नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन यह था कि AR किदवई को बिहार का गवर्नर क्यों बनाया, जबकि संविधान में लिखा है आप केंद्र सरकार की किसी भी नौकरी में काम नहीं कर सकते। तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि गवर्नर की पोस्ट सरकार की कोई नौकरी नहीं मानी जा सकती है। आप नहीं कह सकते कि गवर्नर का पद केंद्र सरकार के भीतर एक नौकरी है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार गवर्नर की पोस्ट एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, इसे आप केंद्र सरकार के भीतर कोई रोजगार एम्प्लॉयमेंट नहीं कंसीडर कर सकते। तो AR किदवई का जो गवर्नर के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ था उसे सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड पाया, वैध पाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है गवर्नर की पोस्ट केंद्र सरकार के अंदर कोई एम्प्लॉयमेंट, रोजगार नहीं है, इसलिए इनको अपॉइंट किया जा सकता है बिहार के गवर्नर के लिए। यह केस था इसके लिए। ठीक है, तो चलो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ यूपीएससी के चेयरमैन के बारे में, कि अगर आप एक बार यूपीएससी का चेयरमैन बन गए तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, आप दोबारा कभी यूपीएससी का चेयरमैन नहीं बन पाएंगे और ना ही किसी और नौकरी में काम कर पाएंगे। अब बात करते हैं यूपीएससी के मेंबर्स के बारे में। अब सुनो इनके बारे में क्या है। इनके बारे में यह कहा जाता है कि अगर आप एक बार यूपीएससी के मेंबर बन गए तो आप दोबारा कभी यूपीएससी के मेंबर नहीं बन सकते, लेकिन आप यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं। देखो मान के चलो, आप सब जानते हो कि यूपीएससी का मेंबर की रिटायरमेंट की उम्र क्या है, 65। अब मान के चलिए 63 की उम्र में ही किसी के 6 साल पूरे हो गए यूपीएससी में, क्योंकि 6 या 65 रहता है ना, तो मान के चलो किसी व्यक्ति के 62 की एज में 6 साल कंप्लीट हो गए, तो अभी भी उसके 3 साल बचे रिटायरमेंट होने में। तो कहा जाता है कि अगर आप एक बार यूपीएससी के मेंबर बन गए तो अब आपको दोबारा यूपीएससी का मेंबर नहीं बनाया जाएगा, लेकिन आपको हम यूपीएससी का चेयरमैन बना सकते हैं, या तो किसी और मतलब किसी स्टेट पीएससी का चेयरमैन, लेकिन आप कोई और नौकरी नहीं कर सकते केंद्र सरकार या राज्य सरकार के भीतर। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप एक बार यूपीएससी के मेंबर बन गए तो आप दोबारा कभी यूपीएससी के मेंबर नहीं बन सकते। तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, इसके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसके पास 2 ऑप्शन है,
या तो आप यूपीएससी का चेयरमैन बन जाइए, या तो आप स्टेट पीएससी का चेयरमैन बन जाइए। ये कोई भी स्टेट पीएससी हो सकती है, उत्तर प्रदेश पीएससी, राजस्थान पीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी। तो इसके पास केवल यही दो ऑप्शन है, इसके अलावा वो कोई और नौकरी नहीं कर सकता है। ठीक है सर, मेंबर दोबारा बनाने का क्या मीनिंग है? अरे मेंबर दोबारा बनाने का सिंपल मीनिंग, अगर मैं एक बार यूपीएससी का मेंबर बन गया तो मैं दोबारा यूपीएससी का मेंबर नहीं बन सकता हूं, यही तो बात है। ओके अब बात करते हैं स्टेट पीएससी के चेयरमैन की। मान के चलो ये कौन सा स्टेट पीएससी है, ये यूपी पीएससी है, और एक दूसरा पीएससी मैंने लिख दिया एमपी पीएससी। ठीक है, अब सुनो, तो पॉइंट ये है, मान के चलो ये व्यक्ति यूपी पीएससी का चेयरमैन है, तो इसके बारे में ये कहा जाएगा कि अगर आप एक बार यूपी पीएससी के चेयरमैन बन गए तो आप दोबारा यूपी पीएससी के चेयरमैन नहीं बन सकते। तो क्या ऑप्शन है फिर इसके पास? इसके पास ऑप्शन है पहला, किसी और पीएससी का चेयरमैन बन जाओ, है ना, ये किसी और पीएससी का चेयरमैन बन सकता है, या फिर तो ये यूपीएससी का मेंबर बन सकता है, या फिर तो ये यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है। तो इसके पास ये ऑप्शन होते हैं। अगर आप किसी एक स्टेट पीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं तो आप दोबारा कभी उस स्टेट पीएससी के चेयरमैन नहीं बन सकते, लेकिन किसी और पीएससी का चेयरमैन बन सकते हो, यूपीएससी का मेंबर बन सकते हो, या यूपीएससी का चेयरमैन बन सकते हो। बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सर क्या ये यूपी पीएससी का चेयरमैन बाद में जाकर किसी पीएससी का मेंबर बन सकता? नहीं, आप किसी स्टेट पीएससी के मेंबर नहीं बन सकते, चेयरमैन ही बन सकते हो, यूपीएससी का मेंबर बन सकते हो। तो ये इसके पास अवेलेबल ऑप्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट पीएससी के मेंबर के पास क्या ऑप्शन होता है। तो सुनो, अब मान के चलो अगर आप एक बार यूपी पीएससी के मेंबर बन चुके हैं तो आप दोबारा कभी यूपी पीएससी का मेंबर नहीं बन सकते। तो अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? आपके पास पहला ऑप्शन है, या तो आप उस स्टेट के, मतलब या तो आप उस स्टेट पीएससी के चेयरमैन बन जाओ, या तो किसी और स्टेट पीएससी के चेयरमैन बन जाओ, या तो यूपीएससी का मेंबर बन जाओ, या फिर तो यूपीएससी का चेयरमैन बन जाओ। मतलब एक स्टेट पीएससी का मेंबर किसी दूसरी स्टेट पीएससी का मेंबर नहीं बन सकता, उसका वो चेयरमैन जरूर बन सकता है। तो इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अरे तो और कौन देगा चेयरमैन को सैलरी, ये बताओ ना। आपको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, तो सैलरी कौन देगा उसे? ऑब्वियस सी बात है, सरकार देगी। चेयरमैन की 2.5 लाख होती है, बाकी की 2.25 लाख होती है, इनकी चेंज होती रहती है। ठीक है, गवर्नमेंट देगी, और भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा पैसा इनका। चलो समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं ये सब चीजें ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। देखो हर एक के लिए पॉइंट ये है कि अगर आप एक बार उस पोस्ट पर आ गए तो जैसे ही आपका कार्यकाल खत्म, आप दोबारा उस पोस्ट पर नहीं आ सकते हो। ये सबके लिए है। अब सुनो, अगर आप एक बार यूपीएससी का चेयरमैन बन गए तो आप दोबारा कभी यूपीएससी का चेयरमैन नहीं बन सकते, और ना ही किसी और सरकारी नौकरी में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो सारे रास्ते खत्म। अगर आप एक बार यूपीएससी का मेंबर बन गए तो आप दोबारा कभी यूपीएससी का मेंबर नहीं बन सकते, लेकिन आप यूपीएससी का चेयरमैन बन सकते हैं, या फिर तो किसी स्टेट पीएससी का चेयरमैन बन सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलो अगर आप किसी पीएससी के चेयरमैन बन चुके हैं तो आप दोबारा कभी उस पीएससी के चेयरमैन नहीं बन सकते, लेकिन आप किसी और पीएससी का चेयरमैन बन सकते हैं, आप यूपीएससी का मेंबर बन सकते हैं, या फिर तो आप यूपीएससी का चेयरमैन बन सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आप किसी एक पीएससी के मेंबर रह चुके हैं तो आप दोबारा कभी उस पीएससी के मेंबर नहीं रहेंगे, लेकिन आप उस पीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं, या किसी और पीएससी के चेयरमैन, या यूपीएससी का मेंबर, या यूपीएससी का चेयरमैन। इसके अलावा आप और कोई नौकरी नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? सूर्य सर कैसे बनते हैं? अरे कैसे क्या बनते हैं, अभी तो बताया मैंने, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। कैसे क्या बनना होता है? सरकार कहेगी, अगर सरकार ने इस व्यक्ति का नाम रिकमेंड कर दिया तो फिर उसे बनाया जाएगा। ठीक है, अरे उपाध्याय चेयरमैन की रिटायर होने के बाद सैलरी, यार रिटायर होने के बाद किसको सैलरी मिलती है? पेंशन में समझूंगा, रिटायर होने के बाद सैलरी कहां से आ जाती है?
अगर कोई 2 बार पोस्ट पर आता है, अरे 2 बार पोस्ट पर क्यों आएगा जब संविधान कह रहा है? अगर आपको दोबारा उस पोस्ट पर ले आया गया तो कोर्ट आपको वहां से हटा देगा। अब एक बार जल्दी रिप्लाई करो, क्या तुम्हें समझ में आ गया है? जो कह रहा है कि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसमें कॉम्प्लिकेशन का था क्या? मैंने तो फिगर भी बहुत सिंपल बनाया है। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो तुम्हारे मैथ्स के क्वेश्चन होंगे यार। तुम्हारा मैथ्स फिजिक्स इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हें अगर वो समझ में आ रहा है तो ये क्यों नहीं समझ में आ रहा? द कोच, सर आपने तो सब मिक्स कर दिया। अरे मिक्स होना ही है, तुम किताब उठाकर पढ़ के देख लो। किताब में तो कम से कम डायग्राम बनाया है, किताब में तो शब्दों के रूप लिखा गया है, शब्द तुम्हें और समझ में नहीं आएंगे। अरे कोर्ट को बताना पड़ेगा ना कोई तो बताएगा। अब नहीं जाना तो फिर क्या करें? फिर ये डिपार्टमेंट की गलती, यूपीएससी की गलती कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को ले आए। चलिए यहां तक समझ में आ चुका है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको मैसेज देख रहा हूं, किरण सर क्या है स्टेट पीएससी भी कोई एग्जाम करने कराती है? बेटा मुझे वहां तक पहुंचने तो दो, मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। यूपीएससी की मेंबर स्टेट पीएससी मेंबर बन सकता है क्या? देखो शर्मा, मैंने फिर से कहा, फिगर को ध्यान से देखना। क्या यूपीएससी के मेंबर की तरफ से यहां पर एरो जा रहा है? नहीं जा रहा ना। यूपीएससी के मेंबर के पास 2 ही ऑप्शन है, एरो देखो ना, एक यहां का और एक यहां का। यूपीएससी का मेंबर किसी और स्टेट पीएससी का मेंबर नहीं बन सकता। डिमोशन कराओगे क्या उसका? यहां पर जी सर समझ नहीं आ रहा है, लिखे कैसे? अरे इसमें लिखना ही नहीं था, इसमें तो फिगर बनाना था। अरे अरे कौन है इतना बड़ा मैसेज कर रहा है यार? बाकी सारे मैसेज छुप रहे हैं इसके चक्कर में मेरे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़े। तो ये तो वैसे भी तुम्हें पैनल पीडीएफ में मिल ही जाएगा। आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, ओके। तो अब सुनो अगली चीज। अब अगला पॉइंट है यूपीएससी और स्टेट पीएससी के ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्राधिकार को लेकर। तो सुनो, ओके अब सुनो, अगला पॉइंट ये है, यूपीएससी, अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि यूपीएससी का ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्राधिकार कौन बढ़ा सकता है, तो याद रखना यूपीएससी का ज्यूरिसडिक्शन यानी कि हिंदी में क्षेत्राधिकार। तो याद रखिए यूपीएससी का ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाने की पावर किसके पास होती है? संसद के पास। संसद अधिनियम के द्वारा यूपीएससी का ज्यूरिसडिक्शन बढ़ा सकती है। पार्लियामेंट एक एक्ट के थ्रू यूपीएससी का ज्यूरिसडिक्शन बढ़ा सकती है। समझ में आ गया? अर्पित सर यूपीएससी का चेयरमैन देश का प्रेसिडेंट बन सकता है? अरे जब यूपीएससी का चेयरमैन गवर्नर बन सकता है तो प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन सकता है? वो प्रेसिडेंट और गवर्नर कोई रोजगार थोड़ी है सरकार के, ये संवैधानिक पद होते हैं, ठीक है। हाँ तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि यूपीएससी का ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड करने की, विस्तार करने की शक्ति किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, वो भी एक एक्ट के थ्रू। पार्लियामेंट जब कभी भी कोई बिल पास करता है उसको नाम दे दिया जाता है एक्ट, अधिनियम। आसान भाषा में कहूं, पार्लियामेंट एक कानून के द्वारा यूपीएससी के क्षेत्राधिकार में विस्तार कर सकता है। पार्लियामेंट थ्रू एन एक्ट
कैन एक्सटेंड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ यूपीएससी। ठीक है, अब बात करूं बच्चों स्टेट पीएससी की, तो अब सेम क्वेश्चन स्टेट पीएससी पर लगेगा कि स्टेट पीएससी का ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्राधिकार का विस्तार कौन कर सकता है। तो यहां पर आंसर होगा स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर अधिनियम द्वारा, इंग्लिश में एक्ट और राज्य विधानमंडल हिंदी में तो पॉइंट बहुत सिंपल है बच्चों। देखो स्मृति, ज्यूरिसडिक्शन क्या है सर? ज्यूरिसडिक्शन मतलब उसके एरिया में क्या क्या चीजें आती हैं, यूपीएससी के पास कौन कौन सी पावर है, यूपीएससी किन किन चीजों में काम कर सकती है, वो उसका ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है ना, जैसे यूपीएससी ये वाला काम कर सकती है, ये वाला काम कर सकती है, तो ये सारी उसके ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्राधिकार के अंदर आ जाएंगी। ठीक है ना, तो मान के चलो पार्लियामेंट चाहता है कि यूपीएससी के पास ये वाला काम भी आ जाए, ये वाली जिम्मेदारी भी आ जाए, तो पार्लियामेंट उसका ज्यूरिसडिक्शन और बढ़ा सकता है एक एक्ट के थ्रू। तो पॉइंट यही है, यूपीएससी का ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाने की पावर पार्लियामेंट के पास है और इसका ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाने की पावर किसके पास है? स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल के पास है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सिंपल सा पॉइंट था। चलो अगला पॉइंट देखो। कह रहा रहने दो, अब टाइम ही हो गया है वो तो। सुनो, यहीं तक क्लास रखते हैं, कल मिलेंगे और कल हम यूपीएससी और स्टेट पीएससी खत्म करने के बाद, क्योंकि अब जरा सा बचा हुआ है, यूपीएससी स्टेट पीएससी खत्म करने के बाद मैं इन्हें कराऊंगा ज्वाइंट, मतलब तो मैं कराऊंगा ज्वाइंट स्टेट पीएससी, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, जरा सा टॉपिक है। फिर हम कल करेंगे भारत का महान्यायवादी और महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो कल हम ये वाले टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए बच्चों, टाइम हो चुका है, बाद में मिलते हैं। ठीक है। अरे श्रेया तिवारी भैया, एक बात याद रखो, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि आप किसी और गवर्नमेंट नौकरी में काम नहीं कर सकते हो। प्रेसिडेंट की नौकरी कोई गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मानी जाती है, इसलिए आप प्रेसिडेंट की पोस्ट पर जा सकते हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कोर्ट ने कहा है। तो यहां पर आपको आर्गुमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये कोर्ट का जजमेंट है। अगर कोर्ट कह देता कि भाई गवर्नर की नौकरी भी एक नौकरी है सरकार के अंदर, तो फिर मान लेते हम। तो यहां पर आपको आर्गुमेंट नहीं करना, यहां पर जो कोर्ट ने जजमेंट दिया है आपको वही मानना है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। सुबह एवरीवन।